देश में लागू हो गया है नागरिकता संशोधन कानून। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। 2014 से पहले शरण मांगने वालों को नागरिकता दी जाएगी। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। 3 देशों के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता। दो 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद ये कानून तो बन गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया था और अब केंद्र सरकार ने सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। सीएए लागू होने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता मिलना संभव होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। सीएए के तहत उन शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी जिन्होंने 2014 से पहले भारत में शरण ली है। एक बात अच्छी तरह समझने की है कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक और बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। करीब 8 साल के इंतजार के बाद कल मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लागू कर दिया है। सीएए का मुद्दा लोकसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर होगा, लिहाजा इस मुद्दे की चर्चा कल शाम हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी हुई। सूत्रों के मुताबिक सीईसी मीटिंग में पीएम मोदी का सीएए को लागू किए जाने पर अभिनंदन किया गया। तो सीएए के नोटिफिकेशन के मायने भी समझ लीजिए। सीएए पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है। इससे दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा, तो पीड़ित शरणार्थियों के सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। इससे आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने से लोकसभा चुनाव से पहले सियासी उबाल आ गया है। सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक और वादा पूरा कर दिया है। इसी के साथ गृह मंत्री ने 39 पन्नों के सीएए के नियम जारी किए, लेकिन इस फैसले का सियासी विरोध भी शुरू हो चुका है। सीएए पर केरल के सीएम विजय ने कहा कि सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी कानून है, सीएए को केरल में लागू नहीं होने देंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए का तीखा विरोध किया। ओवैसी के मुताबिक सीएए विभाजनकारी और गोडसे की सोच पर आधारित है। केंद्र सरकार मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए का खुला विरोध किया है, तो टीएमसी के आरोपों को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। सीएए लागू होने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कोई भेदभाव होता है तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगी। कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाल गप पकड़ते हैं, एक भी गाप गप है। ममता बनर्जी के आरोपों को पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने खारिज कर दिया। बहुत बढ़िया कदम है और इसमें ये बहुत क्लियर है, किसी का सिटीजनशिप छीनने का एक्ट नहीं है। ममता बनर्जी कोशिश किया भ्रम पैदा करने के लिए। और वहीं सीएए लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न भी मनाया गया। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक लोग सीएए लागू होने के बाद झूम उठे। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बनगांव की हैं। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया। नाचकर और ढोल बजाकर महिलाओं ने सीएए लागू होने के फैसले का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल से इस तरह जश्न के कई वीडियो सामने आए, तो महाराष्ट्र में लोगों ने सीएए लागू होने पर खुशी जताई। मुंबई के लोगों ने कहा कि पीएम मोदी ने कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। एक नेता है जिन्होंने भारत देश के पंतप्रधान मोदी जी ने आज निर्णय लेके बताया है कि जो कर हम बोलते हैं वही करते हैं। और वहीं दिल्ली में मजनू का टीला इलाके में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और जमकर जश्न मनाया। तस्वीरें दिल्ली के मजनू का टीला इलाके की हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थियों का उत्साह बढ़ गया। पाकिस्तानी शरणार्थी झूम उठे। हिंदू शरणार्थियों ने मोदी है तो मुमकिन है की नारेबाजी तो जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। मजनू का टीला इलाके की इस रिफ्यूजी बस्ती में पाकिस्तान से आए 180 परिवार रहते हैं। हिंदू शरणार्थियों ने कहा कि सीएए लागू होने के बाद अब भारत में सभी जरूरी अधिकार इनके बच्चों को भी मिल सकेंगे।
दिल्ली में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर दिल्ली में 10,000 से ज्यादा हिंदू और सिख शरणार्थी रहते हैं। दिल्ली के इन शरणार्थियों ने सीएए लागू होने के बाद क्या कहा, सुनाते हैं आप। बहुत बहुत श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का, जो हमें भारत में आने के बाद उन्होंने नागरिकता का काम किया है, उनको हमें भगवान करे हर जन्म में भारत में वो जन्म ले और इसी तरह भारत का नाम रोशन करता रहे। हम हिंदू हैं और पाकिस्तान हमने छोड़ा, हमारे धर्म के लिए छोड़ा, हमारी वो जन्मभूमि है, वो छोड़ा। हम देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को बार बार प्रणाम करते हैं। यहाँ पे हम रहने वाले, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारे साथ कई कॉलोनियाँ हैं जो कि मिलके रहती हैं। मोदी जी ने हमें इनके साथ और भी क्लोज कर दिया। हम मोदी का शुक्रगुजार करते हैं। जयपुर में पाकिस्तानी विस्थापितों ने भी सीएए को बहुत बड़ा कदम बताया है और कहा कि इससे उनके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। इतनी खुशी है कि हम बता भी नहीं सकते कि सीए का जो हमें 5 साल से हम वेट कर रहे थे, आज जाकर गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार ने आज जो ऐलान किया है, घोषणा की है, उस हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। अब ये सुना है कि सीए लागू हो गया तो हम बहुत खुश हैं। मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, हमारे गृह मंत्री, उनका आभार दूंगा कि उन्होंने जो 2019 में कानून पास हुआ था हमारा सीए, वो आज इम्प्लीमेंट हो चुका है पूर्ण रूप से, यानी कि कम्प्लीटली। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों की खास तौर पर निगरानी की जा रही है। तस्वीरें दिल्ली में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के फ्लैग मार्च की हैं। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे की निगरानी बढ़ाई गई है। रात भर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स गश्त लगाती देखी गई। जहांगीरपुरी, खजूरी खास, सिलमपुर और शाहीन बाग जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश दिया। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में पहले से धारा 144 लागू है, तो अब सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के कुछ संवेदनशील इलाकों में तनाव बढ़ने की आशंका भी है। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। देखिए ओवैसी की पार्टी ने क्या कहा है। एआईएमआईएम के वारिस पठान ने सीएए के नोटिफिकेशन पर सवाल उठाए और इस फैसले को लोकसभा चुनाव से जोड़ा। सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए, 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं लाई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। इस फैसले को देशहित में बताया। ये कानून लगने के पहले ही हमारा फायदा ही फायदा है। हम तो 400 पार का हमने बोला है। ये कानून पास होता है तो हम 500 के पार भी जा सकते हैं। तो ठीक बात है, वो कोई चुनाव ध्यान में रखते हुए ये निर्णय नहीं लिया है। बहुत सालों से विषय पेंडिंग था। सीएए लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में भी सियासी घमासान तेज है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और टीएमसी के विरोध को चुनावी प्रोपेगेंडा करार दिया। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। बीजेपी के आरोपों को टीएमसी नेता शांतनु सेन ने खारिज कर दिया। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ पर उनका वोटिंग एक्सरसाइज करते हुए राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूशनल फैसिलिटी एंजॉय करता है, वो ऑलरेडी यहाँ का सिटीजन है। और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आज कांग्रेस सीसी की दूसरी बैठक हो सकती है और आज कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी संभव है। कल कांग्रेस सीसी की बैठक में 7 नामों पर सहमति बनी थी। 6 राज्य की 62 सीट पर चर्चा के बाद सहमति बनी। टीवी9 के पास राजस्थान उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट है। और अब आपको बताते हैं कि कल हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से क्या कुछ निकला है। 6 राज्य की 62 सीट पर चर्चा हो रही है और लगभग 40 नाम पर सहमति बनी है, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, ये भी क्लियर किया गया है। वहीं जितेंद्र सिंह, दिग्विजय और कमलनाथ भी चुनाव इस बार लोकसभा का नहीं लड़ेंगे। कहाँ कितनी सीट पर चर्चा हुई है ये भी जानिए। राजस्थान की कुल 13 सीटों पर चर्चा हुई है। वहीं मध्य प्रदेश की 16 सीटों पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड की 5, गुजरात
की 14, असम की 13 और दमन दीव की 1 सीट पर चर्चा हुई है इस बैठक में। फिलहाल दिल्ली पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं यूपी के उम्मीदवार पर मंथन अभी भी बाकी है। यूपी स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट के बाद मंथन होगा। राजस्थान की पहली संभावित लिस्ट तैयार हो गई है, जिसमें जालौर से वैभव गहलोत का नाम सामने आ रहा है, बीकानेर से गोविंद मेघवाल, चूरू से राहुल कसवा, भरतपुर से संजना जाटव, चित्तौड़गढ़ से उदयलाल, अंजना को टिकट संभव है और सीकर सीट पर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन पर बात बन गई है। 15 मार्च को अगली बैठक हो सकती है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार कांग्रेस जो है वो लोकसभा की सभी सीटों पर मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है और कहा जा रहा है कि आज दूसरी सूची भी आ सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कुमार विक्रांत, आज भी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है अगली सूची भी कांग्रेस अपनी सामने रख दे। किन किन नामों पर लगभग मुहर लग चुकी है? कुमार विक्रांत, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी कुमार विक्रांत, कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ तय हो पाया है? किन राज्यों को लेकर क्या पिक्चर क्लियर है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह, अर्जुन सिंह के बेटे, इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। और अगर राजस्थान की बात करें तो फिलहाल सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह, इन नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना किया। इनका कहना है कि हम चुनाव लड़वाएंगे। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो केसी वेणुगोपाल है, संगठन महासचिव हैं, वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, फिर भी उनको चुनाव लड़ाया केरल से। तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेस आलाकमान ये चाहता है कि बड़े नेता चुनाव लड़े, लेकिन बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी मुश्किल कांग्रेस पार्टी के सामने आई है, जो कि कल कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई उसमें नजर आया। ठीक है कुमार विक्रांत, नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया आपका। तो देखिए, बड़ी दिलचस्प जानकारी कुमार विक्रांत दे रहे थे कि इस बार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रख रहे हैं, इसीलिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही एक और लिस्ट कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने आ सकती है, क्योंकि मंथन लगभग तय हो चुका है। अब इधर बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट बनकर लगभग तैयार है और दूसरी सूची में बताया जा रहा है कि 8 राज्यों की 100 सीटों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। बिहार, तमिलनाडु की लिस्ट में अभी देरी हो सकती है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश की लिस्ट में भी देरी होगी। कर्नाटक में जेडीएस को 3 सीट मिल सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आमोद, अभी भी बैठक तो लगातार हो रही है, लेकिन मसलन बिहार की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, ओडिशा, आंध्र प्रदेश की लिस्ट में भी कहा जा रहा है कि देरी हो सकती है। तो आखिर किन राज्यों को लेकर के अगली सूची में नामों की घोषणा बीजेपी की ओर से की जा सकती है? देखिए, अगली बीजेपी की जो सूची है उसमें मोटे तौर पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र के नामों की चर्चा हो सकती है, उसमें तेलंगाना के नामों की चर्चा हो सकती है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात के नामों की चर्चा हो सकती है, नामों की घोषणा हो सकती है। लेकिन जिन राज्यों में अभी सहमति नहीं बन पाई है, खासकर बिहार की अगर बात करें, वहाँ पे अभी सहमति पूरी तरह से नहीं बन पाई है। तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की चर्चा तो कर ली है, लेकिन घोषणा उसकी 1-2 दिनों में जब पूरी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के साथ फौरी तौर पे बात हो जाएगी, उसके बाद वो अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान करेगी बीजेपी। लेकिन उससे पहले बाकी जहाँ पे जिन राज्यों में अलायंस हो चुका है या सहमति बन चुकी है, वहाँ के नामों की घोषणा बीजेपी अगले 1-2 दिन में कर देगी। हो सकता है आज भी कुछ सूची में। जी हाँ, कहा जा रहा है कि अगली सूची में 100 सीटों का ऐलान संभव है कि 100 सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। शुक्रिया आपका आमोद, नजर आप बनाए रखिएगा। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। एनडीए में आंध्र प्रदेश के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने इसकी जानकारी दी है।
बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी के बीच आंध्र प्रदेश के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की डील फाइनल हो गई है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि अमरावती में बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी ने मिलकर राज्य के लिए मजबूत सीट बंटवारे का फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूले के तहत बीजेपी 10 विधानसभा और 6 संसद सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि तेलुगु देशम पार्टी 17 संसद और 144 विधानसभा सीटों पर और जनसेना पार्टी 2 संसद और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अग्नि 5 मिसाइल की जद में पूरा चीन और आधा यूरोप होगा। इस किलर मिसाइल से एक साथ कई टारगेट ध्वस्त करना संभव है। तस्वीरें अग्नि 5 के सफल टेस्ट की हैं। इस मिसाइल से 12 मिनट में बीजिंग तक तबाही संभव है, तो 1.5 मिनट में पाकिस्तान के सभी शहरों को अग्नि मिसाइल तहस नहस कर देगी। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का टेस्ट किया गया। मिसाइल ने अपने तय पैरामीटर के मुताबिक टारगेट हासिल किया। इस कामयाबी के लिए पीएम मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 के लिए हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर गर्व है। वैज्ञानिकों की मदद से MIRV तकनीक से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट हुआ है। और अग्नि 5 मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियारों के साथ दुश्मनों पर प्रहार करेगी। इस मिसाइल की क्षमता से चीन पाकिस्तान में खौफ बढ़ गया है। अग्नि 5 मिसाइल में अलग अलग इलाकों पर एटम बम दागने की क्षमता है, यानी सिर्फ एक अग्नि मिसाइल से भारत अपने दुश्मन का सर्वनाश कर सकता है। अग्नि 5 भारत की सबसे लंबी दूरी वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 से 7000 किलोमीटर तक है। जरूरत पड़ने पर रेंज बढ़ाने की क्षमता भी विकसित की गई है। अग्नि 5 की ऊंचाई 17 मीटर और वजन 50 टन है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत छठा देश है जो MIRV तकनीक की मिसाइल से लैस हो चुका है। और भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से चीन बौखलाया हुआ है। अरुणाचल के मुद्दे पर जिनपिंग की तानाशाह सरकार ने फिर जहर उगला है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर हेकड़ी दिखाई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर जहर उगला है। पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे और सैलर टनल के सामरिक महत्व की वजह से चीन को मिर्ची लगी है। कब्जाधारी चीन के विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से इनकार किया और फिर से भारत को आंखें दिखाने की हिमाकत की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के समक्ष राजनयिक विरोध भी दर्ज कराया है और कहा कि इससे सीमा विवाद और जटिल होगा। आज पोखरण में तीनों सेनाएं युद्धाभ्यास के जरिए पराक्रम दिखाएंगी। सेना का शौर्य देखने के लिए खुद पीएम मोदी आज पोखरण में मौजूद रहेंगे। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में आज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की पहली झलक दिखाई देगी। थल सेना, एयरफोर्स और नेवी पहली बार एक साथ डमी ऑपरेशन के जरिए अपनी सैन्य क्षमता परखेंगी। आज दोपहर 1:30 बजे राजस्थान के पोखरण में पीएम मोदी भारत शक्ति युद्धाभ्यास को देखेंगे। पीएम मोदी के सामने तीनों सेनाएं स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी। स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर, बैटल टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर, लाइटवेट टॉर्पीडो और अन्य घातक हथियारों से 50 मिनट तक डमी गोलीबारी होगी। इस ड्रिल में तीनों सेनाएं तालमेल के साथ संयुक्त लक्ष्यों पर डमी हमले करेंगी। लोकसभा चुनाव से पहले आज पीएम मोदी का गुजरात दौरा बेहद अहम है। पीएम आज गुजरात को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 9:15 बजे अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे। इस दौरान पीएम 6,000 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो 51 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का भी उद्घाटन होगा। इसके बाद पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे साबरमती के कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी साबरमती में गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। साबरमती आश्रम का विस्तार अब 55 एकड़ जमीन में होगा। 17 मार्च को मुंबई में एक बड़ी रैली के साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो जाएगा।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। आज राहुल गांधी की यात्रा नंदुरबार से महाराष्ट्र में दाखिल होगी, फिर मुंबई के दादर में चैत्य भूमि तक जाएगी, जहां बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने पर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। राहुल गांधी की इस यात्रा का समापन 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में एक सार्वजनिक सभा के साथ होगा। माना जा रहा है कि शिवाजी पार्क में होने वाली रैली में कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ शक्ति प्रदर्शन करेगी। और ईडी की टीम पर हुए हमला मामले में संदेश खाली से सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम पर हुए हमले की जांच कर रही सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने मामले में एक पंचायत प्रधान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख के करीबी बताए गए हैं। सभी आरोपियों को आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी पर हमले मामले के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इन तीनों का नाम सामने आया था। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की आज शादी होगी। दिल्ली के द्वारका में बैंक्वेट हॉल में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी आज साथ फेरे लेंगे। इस शादी में गैंगवार की आशंका है, लिहाजा द्वारका में बैंक्वेट हॉल के आसपास 250 पुलिसकर्मी और स्वाट कमांडो भी तैनात किए गए हैं। इस शादी पर 4 राज्यों की पुलिस नजर रख रही है, तो केंद्रीय एजेंसियां भी इस शादी को लेकर चौकस हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिस वाले तैनात रहेंगे। मेहमानों की एंट्री पहचान पत्र दिखाकर होगी। बारकोड के जरिए बैंक्वेट हॉल में जाने की इजाजत है। पूरे पंडाल की निगरानी के लिए हर एंगल से सीसीटीवी लगाए गए हैं। आज शादी के लिए काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल मिली है। और दिल्ली के ज्योति नगर में देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को दबोचा है। तीनों 9 तारीख को सीलमपुर में हुए हत्याकांड में आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस की नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल टीम ने देर रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बदमाशों के साथ एनकाउंटर किया। अंबेडकर कॉलेज के पास हुई मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों 9 मार्च को सीलमपुर इलाके में हुई अरबाज नाम के शख्स की हत्या के मामले में आरोपी हैं। पुलिस अब इनसे आगे की पूछताछ में जुटी है। तो इन तीनों के जो शिनाख्त हुई है, एक खालिद है और एक तोता बोलते हैं उसको, और एक फहद। तो इन तीनों को मैं 2 दिन से सीसीटीवी जो हम लोग स्कैन कर रहे थे, तो उसमें ये तीनों मौके पे नजर आते हैं। खबर मुंबई से। मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में भीषण आग लग गई है और उसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ऊंची उठती आग की लपटों की ये तस्वीरें मुंबई से सामने आई हैं। मुंबई में कमाठीपुरा इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग कमाठीपुरा की 13वीं गली में लगी। जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागते नजर आए। आग में एक लड़की के घायल होने की खबर है। इसरो के नए मौसम विज्ञान उपग्रह ने काम करना शुरू कर दिया है। इसरो ने पृथ्वी की पहली तस्वीर भी जारी की है। इसरो ने नए मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS ने पृथ्वी की तस्वीरें लेने का अभियान शुरू किया है। मिशन के तहत आधुनिक इमेजर और साउंडर पेलोड के जरिए ली गई धरती की सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं। इमेजर और साउंडर पेलोड इनसैट 3D और इनसैट 3DR के समान है। इसरो के मुताबिक इसके जरिए बादल, भूमि की सतह का तापमान, पौधों के स्वास्थ्य और जल वाष्पीकरण के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ये भारतीय वैज्ञानिकों की मेरियोलॉजिकल स्टडीज, वेदर फोरकास्ट और वायुमंडलीय गतिशीलता को समझने में भी मदद करेगा। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट एक बार फिर से बढ़ सकता है। एक बार फिर सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए पूरी खबर। कांग्रेस के 6 बाकी विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बाकी विधायकों को स्पीकर ने बजट सत्र के दौरान व्हिप जारी होने के बावजूद सदन में हाजिर नहीं होने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। इस बीच हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने सोमवार की शाम एकजुटता दिखाने के लिए बीजेपी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। जिस प्रकार का लोकतंत्र आज यहाँ हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का
खेल खेला गया है उसके विरोध में ये मार्च हुआ है। और एक बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा है। बीजेपी सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक करेंगे। विजय संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री। तेलंगाना इलेक्शन वर्किंग कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे शाह।